नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं भगवत पारिक आपका स्वागत करता हूँ ये स्वास्थ्य नर्सिंग चैनल में। और आज हम माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक प्लाज्मोडियम लेके आए हैं। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में, RHS में पूछा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार से एक मलेरियल स्टेज है। अगर आप कह दो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया भी हम इसी में पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि दो टाइप की लाइफ साइकिल्स चलती है। एक चलती है वो ह्यूमन बॉडी में चलती है, और एक जो चलती है वो मॉस्किटो के बॉडी के अंदर चलती है। तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर चलेगी उसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नहीं होगा। वहाँ पर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा, और उस प्रोसेस को हम सीजोगेमी कहते हैं। और जो मॉस्किटो के अंदर, वही जब मॉस्किटो के अंदर साइकिल चलेगी तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और वो जो है वो मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लस स्पोरोगेमी कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, स्पोरोगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्किटो के अंदर, सीजोगेमी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर। अब अगर हम बात करें तो जो हमारा प्लाज्मोडियम है उसको हमने 4 स्पीसीज़ में डिवाइड कर रखा है, और उनमें है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये 4 स्पीसीज़ होंगी इनकी। अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की, तो वो सबसे मोस्ट इन्फेक्टियस जो है या मोस्ट डेंजरस जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। इनमें होता क्या है कि मलेरिया जो है वो एक प्रकार की एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है, यानी एक प्रकार का इन्फेक्शन हम आप कह सकते हैं, जो कि आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने में होता है। आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है मलेरिया। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लिखी हुई है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज ए डेंजरस स्पीसीज ऑफ मलेरिया। दूसरा, अगर सेकंड इसकी बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, उसका सोर्स एंड ट्रांसमिशन क्या क्या है, मतलब किस मेथड से ये जनरेट होगा और किस मेथड से ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होगा। तो जो है इसमें एक वेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो वेक्टर, जो कि इंसेक्ट्स, फ्लाइज, फ्लूआस ये सब होते हैं। वो सारे वेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से किसी पर्टिकुलर होस्ट में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द वेक्टर, एंड वेक्टर इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो आर ऑल्सो देर। तो यहाँ पर हमारे पास है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो कि मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। दूसरा, इसका सोर्स सबसे बड़ा मलेरिया ब्लड, यानी जो मलेरियल पर्सन का ब्लड है वो अगर आपने कहीं से इन्फेक्टेड कहीं गिरा हुआ था, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट में आ गए या फिर ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो आपको मलेरिया हो सकता है। दूसरा, कंजेनेटल मलेरिया। कंजेनेटल मलेरिया मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होने वाला इन्फेक्टेड या फिर आप कहते हैं पैथोजेनिक मलेरिया जो है, अगर वो है किसी पर्सन को तो ईजिली ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पर 3 हो गई, फीमेल एनोफिलीज, दूसरा आपका मलेरियल ब्लड, और तीसरा कंजेनेटल मलेरिया। अगर हम बात करें इसके पैथोजेनेसिस की तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी पैथोजेनेसिस। होता क्या है कि मलेरिया होने के बाद पर्सन को फीवर आता है, और फीवर कैसे आएगा, उसको एक प्रकार से राइगर फीवर आएगा, यानी सीवरिंग होगी। सीवरिंग होने के बाद में उसको हॉट स्टेज आएगी, और फिर उसको स्वेटिंग होने के बाद बुखार आएगा। तो यहाँ पर एक प्रकार का राइगर फीवर आएगा। लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जैसे कि हमने पहले ही कहा था डेंजरस है, तो बिकॉज द पैरासाइट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड कोज एडिमा ऑफ द ब्रेन, लंग्स एंड लैक ऑफ किडनी फंक्शन। यानी क्या होगा कि जैसे ही प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हमारी बॉडी में एंटर करेगा, आफ्टर इट्स इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद ये हमारी बॉडी में जल्दी जल्दी से रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में कंप्लीटिंग इंक्यूबेशन पीरियड ये क्या करेगा, हमारे ब्रेन में एडिमा कॉज करेगा, साथ ही लंग्स में एडिमा करेगा, यानी लंग्स और ब्रेन में सूजन लाने का काम करेगा, और किडनी के जो फंक्शंस हैं उनको ऑल्टर करेगा, उनको चेंज करेगा, किडनी का कार्य कम करवा देगा। प्लस इन जो सब बीमारियां हैं उनको हम ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं, काला पानी की बीमारी कहा जाता है। दूसरा, इसमें ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड और लीवर से रिलेटेड भी इन्फेक्शन होता है, प्लस खून की कमी हो जाती है, दैट इज़ अनीमिया हो जाता है। तो ये इसके पैथोजन से पैथोजेनेसिस की बात की हमने इसमें, जिसमें कि हमने देखा कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्रकार की डेंजरस स्पीसीज है, एक प्रकार का वेक्टर है, जो कि क्या करता है कि अपना इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करता है। इंक्यूबेशन पीरियड में वो मल्टीप्लाई करता है। आफ्टर दैट ये क्या करेगा कि ब्रेन और हमारे लंग्स में एडिमा कॉज करेगा, और हमारे किडनी के फंक्शंस को क्या करेगा, ऑल्टर करेगा। साथ ही साथ हमने ये देखा कि हमारे लीवर और ब्लड सर्कुलेशन को भी अफेक्ट करता है, और एनीमा कॉज करता है, यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करेगा। आरबीसी पर ही एक्ट करता है जनरली। हमने पहले ही देखा था कि इन्फेक्टियस डिजीज ऑफ आरबीसी, तो यानी आरबीसी में ये इन्फेक्ट करके उनको उनका नंबर डाउन करेगा और अनीमिया कॉज करेगा। इसे ब्लैक वाटर फीवर भी कहा जाता है।
सिम्टम्स की बात करें तो जैसे हमने कहा था कि एक प्रकार से राइगर फीवर है, यानी आप पर्सन को पहले सीवरिंग होगी और देन आफ्टर इट बिकम्स हॉट स्टेज एंड आफ्टर दैट स्वेटिंग एंड देन इट विल गेट इनटू फीवर। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है फीवर आएगा। फीवर में इसके सिम्टम्स है जैसे चिल्स, ठंड लगेगी, हेडेक, मसल पेन होगा, एब्डोमिनल में पेन होगा, नोजिया, चक्कर आके उल्टी जैसा लगेगा, वोमिटिंग और एनीमिया होगा जैसे कि हमने देखा था। इट इज इन्फेक्टियस डिजीज ऑफ आरबीसी, ड्राई कफ, लार्ज स्प्लीन, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा क्योंकि आरबीसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसी का। और हम जानते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा है? स्प्लीन। तो स्प्लीन में ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी इकट्ठी होगी तो स्प्लीन का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डायरिया होगा पर्सन को और इसी के साथ साथ स्वेटिंग होने स्टार्ट होगी पर्सन को। जैसे कि राइगर स्टेज है तो राइगर स्टेज में स्वेटिंग भी होगी, चिल्स होगा, सबसे पहले चिल्स होंगे, फिर स्वेटिंग होगी, हॉट स्टेज आएगा, फिर स्वेटिंग होगी एंड देन आफ्टर इट विल बी कोल्ड राइगर। अगर हम बात करें सिम्टम की तो सिम्टम जो है वो 10 दिन बाद इसका आएगा, यानी कि एक प्रकार से 10 दिन तक इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आफ्टर दैट इट विल शो सिम्टम। अगर हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की बात करें तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, 2 स्टेजेस में, एक ह्यूमन में, एक मॉस्किटो में। ह्यूमन में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा और सिंजोगेमी हम इसे वहाँ पर कहेंगे, और मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और स्पोरोगेमी इसे कहेंगे। ह्यूमंस में क्या होता है कि जो पैरासाइट है अंडरगोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सिजोगेमी, हमने डिस्कस कर लिया। इट अफेक्ट द लिवर एंड आरबीसी सेल्स। द इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज बाई द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज विच इंजेक्ट स्पोरोजोइड्स इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। होता क्या है, जब भी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करती है स्किन के ऊपर, तो वो क्या करती है, एक इन्फेक्टियस मटेरियल स्पोरोजोइड जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करवा देती है। ये ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होने के बाद स्पोरोजोइड जो है वो हमारे लीवर को इन द फॉर्म ऑफ मीरोजोइड और आरबीसी को खत्म करने का काम करती है, इन पर एक्ट करती है, इनको डिस्ट्रॉय करती है। द पैरासाइट हैज 4 स्टेजेस इन ह्यूमन। पैरासाइट की 4 स्टेज है ह्यूमन में, एक प्री एरिथ्रोसाइट, एक एरिथ्रोसाइट, एक गेमेटोसाइट, एक है एक्सो एरिथ्रोसाइट। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिनके थ्रू क्या होगा, ये प्लाज्मोडियम जो है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन ह्यूमन में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फीमेल एनोफिलीज क्या करेगी, बाइट करेगी पर्सन को और स्पोरोजोइड को ब्लड सर्कुलेशन में डाल देगी। प्रो एरिथ्रोसाइट में क्या करेगी कि जो स्टेज है वो हमारे क्या होगी, लिवर सेल के अंदर कंप्लीट होंगी और स्पोरोजोइड जो है वो सिंजेंट्स में कन्वर्ट होगी, सिंजेंट्स मीरोजोइड्स में कन्वर्ट होंगे और मीरोजोइड्स ही क्या करेंगे, लिवर सेल को रप्चर करेंगे। यानी कि जैसे ही फीमेल एनोफिलीज मस्किटो पर्सन को बाइट करता है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर प्रेजेंट स्पोरोजोइड को क्या करेगा, हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन में डाल देगा। वो ब्लड सर्कल में सर्कुलेशन में आने के बाद में एक स्टेज आती है दैट इज सिंजेंट, उनमें कन्वर्ट होगा। सिंजेंट में कन्वर्ट होने के बाद ये एक प्रकार से नॉन इन्फेक्टियस स्टेज है। देन आफ्टर इट विल कन्वर्टेड इनटू मीरोजॉइड्स। मीरोजॉइड्स क्या करती है, लीवर की सेल्स को रप्चर करती है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करती है। उसके बाद देखो, लार्ज नंबर ऑफ मीरोजॉइड्स, लिवर सेल रप्चर होने के बाद में ये लिवर सेल्स इन मीरोजॉइड्स को लार्ज नंबर में बनाएगी, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डाल देगी और देन इट इज एरिथ्रोसाइट स्टेज। एरिथ्रोसाइट स्टेज जो है वो आरबीसी के अंदर चलेगी। मीरोजॉइड्स अटैच्ड विथ आरबीसी, जैसे आप नाम से भी पता लगा सकते हैं एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट आरबीसी को ही कहते हैं। तो मीरोजॉइट आरबी के साथ अटैच होगी, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगी और टॉक्सिन्स, जहरीले जहरीले टॉक्सिन्स रिलीज करेगी। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो आरबीसी डिस्ट्रैक्ट होने के बाद में कुछ जहरीले पदार्थ रिलीज करेगी जिन्हें हम टॉक्सिन्स कहते हैं, और यही टॉक्सिन्स आगे जाके क्या करेंगी, मलेरिया कोज करेंगे। मलेरिया कोज होगा बाद में। यानी कि हमने यहाँ पर देखा एक लाइफ, मतलब किस प्रकार से ये जो मलेरिया हमारे अंदर एंटर करेगा, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट, और उसके बाद हमें इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, हम उसके बाद मलेरिया होने के बाद जो आरबीसी है वो क्या होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, एक दूसरे आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगी थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि एक आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा और वो दूसरे टॉक्सिन्स रिलीज करके दूसरे आरबीसीज को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद अफेक्ट ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, फिर वो आरबीसीज अलग अलग ऑर्गन्स तक जाएंगी और उन ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेंगी। देन द स्टेज विल कम दैट इज गेमेटोगोनी। उनके बाद एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं गेमेटोगोनी। गेमेटोगोनी में क्या होता है कि मीरोजॉइड्स जो है, जो कि इतना सब कुछ कर दिया उन्होंने, आरबीसी से अटैच होकर आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लिवर को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। आफ्टर दैट ये क्या करेंगी, गैमेटोगोनी, यानी गैमेट्स में कन्वर्ट होगी, मेल और फीमेल गैमेट्स, यानी माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रो गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी। मैक्रो गैमेटोसाइट दैट इज फीमेल रिप्रोडक्ट फीमेल गैमेट एंड माइक्रो गैमेट इज कॉल्ड मेल गैमेट। तो एक्सो एरिथ्रोसाइट स्टेज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो मलेरिया का टाइप है, स्पीसी है, उसमें ये एक्सो एरिथ्रोसाइट स्टेज
एग्जिस्ट करती है, बाकी सब में नहीं होती है स्टेज, ध्यान रखना। तो इन दिस स्टेज द स्पोरोजोइट टू द लीवर सेल बट नॉट मल्टीप्लाई आफ्टर 1 to 2 years. In this stage, the sporozoite to the liver cell but do not multiply after 1 to 2 year. ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखो आप कितना बड़ा है, यानी जो स्पोरोजोइट्स हैं इस एक्सोएरिथ्रोसाइट में वो क्या होंगे, मतलब इसमें मीरोजोइट में कन्वर्ट ना होकर इसी फॉर्म में 1 से 2 साल तक लीवर के अंदर स्टोर रह जाते हैं. दे गेट एक्टिवेटेड एंड स्टार्ट द साइकिल ऑफ मलेरिया एंड कैन अफेक्ट ऑल द मेजर ऑर्गन्स. यानी कि ये क्या करेंगे कि वहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में आगे बढ़कर मलेरिया लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेंगे. जब भी एक्टिवेट होंगे तो मलेरिया की लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे, यानी जब भी ये मीरोजोइट में कन्वर्ट होंगे वही मलेरिया की लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेंगे एंड कैन अफेक्ट ऑल द मेजर ऑर्गन्स. और फिर ये मेजर ऑर्गन्स को जैसे कि हमने देखा अफेक्ट करेंगे. तो एक्सोएरिथ्रोसाइट एक स्टेज है जो कि सिर्फ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में प्रेजेंट है. इस स्टेज में क्या होता है कि जो भी इसमें स्पोरोजोइट स्टेज है उसी में ये क्या होता है कि लीवर के अंदर 1 से 2 साल तक जो इन्फेक्टेड सब्सटेंस है वो स्टोर रहता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू मीरोजोइट. मीरोजोइट में नहीं कन्वर्ट होता क्योंकि मीरोजोइट एक प्रकार से इन्फेक्टियस स्टेज है और स्पोरोजोइट एक प्रकार से नॉन इन्फेक्टियस स्टेज है. तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ जाता है जो कि जनरली 10 दिन का होता है, यहाँ पर वो बढ़कर 1 से 2 साल तक का हो जाता है. और उसके बाद जब भी एक्टिवेट होता है लीवर सेल, जब भी रप्चर होंगी तो ये क्या करेंगे, इसको मीरोजोइट में कन्वर्ट कर देगी. और मीरोजोइट क्या करेगा, सारे के सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा. तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं मेल गैमेट को हमने कहा माइक्रोगैमेटोसाइट कहते हैं और इसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोगैमेटोसाइट कह देते हैं. फीमेल गैमेट को हम क्या कहेंगे, मैक्रोगैमेटोसाइट कहते हैं. दीज गैमेट्स आर सक्ड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो एंड कंप्लीट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मॉस्क्यूटोस बॉडी. अब गैमेटोगोनी स्टेज एक्सोएरिथ्रोसाइट को फॉरगेट करो क्योंकि एक्सोएरिथ्रोसाइट प्रेजेंट सिर्फ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में है. अब आप ध्यान रखो गैमेटोगोनी तक हमने देखा था कि जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स बने थे. अब क्या होगा, जब भी वेक्टर फीमेल एनोफिलीज हमें बाइट करेगी तो वो क्या करेगी, इन मॉस्क्यूटोस इसके अंदर जो भी है, मतलब जो हमारे इन्फेक्टियस सब्सटेंस है जो कि मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है, उनको क्या करेगी, सक कर लेगी. सक करना यानी उनको अपने अंदर वापस इंजेक्ट कर लेगी, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा. दीज गैमेट्स आर सक्ड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो एंड कंप्लीट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मॉस्क्यूटो बॉडी. और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसके मॉस्क्यूटो के खुद के बॉडी में. द ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्क्यूटो. जो ब्लड है वो क्या करेगी कि मॉस्क्यूटो के बाइट से जो भी आया, द ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन बॉडी थ्रू द मॉस्क्यूटो बाइट. यानी अब जो पर्सन का ब्लड है वो इन्फेक्ट हो चुका है, वो क्या करेगी, मॉस्क्यूटो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेगी. टू ओनली द गैमेटोसाइट एग्जिस्ट इन द मॉस्क्यूटो बॉडी एंड कंटेन मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट. अब जैसा कि हमने देखा कि सारी स्टेजेस तो ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट हो चुकी है, अब सिर्फ गैमेटोसाइटिस्टिक स्टेज है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हुई. मेल और फीमेल गैमेट्स ही अब मॉस्क्यूटो की बॉडी के अंदर है. तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे. और फ्यूज़ कहाँ पर होंगे ये ध्यान रखना, ये फ्यूज़ होंगे स्टमक के अंदर. मॉस्क्यूटो की स्टमक के अंदर क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद एक जाइगोट बनेगा और उसे हम कहते हैं oocyte. उस जाइगोट को क्या कहा जाता है, oocyte. यानी कि जब भी फीमेल एनोफिलीज हमें बाइट करेगा तो ये क्या करेगा कि हमारे अंदर का जो इन्फेक्टेड ब्लड है उसे सक कर लेगा. सक करने के बाद अब फीमेल बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स आ गए. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट हो गया. अब फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोसाइट जो है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के अंदर आ गई. अब जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन यूट्रस के एम्पुलर रीजन में होता है, मतलब फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में होता है, लेकिन यहाँ पर होगा स्टमक के अंदर. स्टमक के अंदर कंप्लीट होगा और फ्यूजन होने के बाद में क्या होगा, जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट को हम क्या कहते हैं, oocyte कहते हैं. ठीक है, तो oocyte इसमें बनेगा. The reproduction multiplication oocyte convert into sporozoite which enter into the mosquito salivary gland. रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद जब जाइगोट oocyte बन गया, oocyte क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी सेल्स में मल्टीप्लाई करेगा. जैसे हमारे भी जो मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट ब्लास्टोमियर, मोरूला ब्लास्टोमियर में बनता है. फिर ब्लास्टोमियर की स्टेज जो होती है वो अटैच होती है यूट्रस से तो उस बॉडी पार्ट में. तो इसी प्रकार से क्या होता है कि इनमें भी स्टेज आती है, इनमें भी मल्टीप्लिकेशन होता है जाइगोट का और वो बना देती हैं स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाती हैं. वापस स्पोरोजोइट जो बॉडी में अंदर हमारे इंजेक्ट करती है मॉस्क्यूटो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी. अब इंजेक्ट करेगी तो जहाँ जाहिर सी बात है कहाँ जाएगी, मॉस्क्यूटो के सलीवरी ग्लैंड में जाएगी और जहाँ से वो बाइट करेगी, जहाँ से सलाइवा सिक्रीट होगा वहाँ पर जाएगी और वहाँ पर ये प्रेजेंट रहेगी.
और जैसे ही फिर वो किसी पर्सन को काटेगी तो वो उस सेलिवरी ग्लैंड से उस पर्सन में इंजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी साइकिल डिस्क्राइब कर रखी है कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया, बाइट करने के बाद उसने स्पोरोजोइट को एंटर करवाया, स्पोरोजोइट मीरोजोइट में कन्वर्ट हो गया, आरबीसी से अटैच होकर आरबीसी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, आरबीसी रप्चर हुई और उसने क्या किया, गैमेटोफाइट बनाए मीरोजोइट से। फिर वो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट, ये एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, वो एंटर करेंगे किसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर। मॉस्किटो के अंदर वो सिस्ट में फॉर्म करेंगे, सिस्ट अराउंड द जाइगोट फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के चारों में एक लेयर बनेगी और उसे हम कहेंगे सिस्ट, और जिसे कि हम क्या कहेंगे, ऊसाइट कहेंगे इसी वजह से। फिर ऊसाइट जो है वो कन्वर्ट होगा स्पोरोजोइट में, और स्पोरोजोइट मॉस्किटो के सेलिवरी ग्लैंड में जाएगा और फिर वो वापस बाइट करेगा और ये साइकिल चलती रहेगी। अब इसकी लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं, मतलब इसका पता कैसे लगाएंगे किस पर्सन को मलेरिया है। तो इसके लिए सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है तो ब्लड सैंपल लेंगे। ब्लड सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक कांच की स्लाइड लेंगे, स्लाइड के ऊपर क्या करेंगे, इन स्मेयर्स को एक थिन फिल्म के रूप में एडजस्ट करेंगे। ब्लड स्मेयर जेस्मेर या स्टेनिंग, जिल नेसल स्टेनिंग करेंगे, प्रोवाइड्स मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी एंड पैरासाइट फॉर डिटेक्ट ऑफ मलेरिया। क्या होता है, ये जिल्स जी मिसा स्टेनिंग करने पर हमें क्या होगा कि हमें ज़्यादा नंबर ऑफ आरबीसी प्लस हमें पैरासाइट की जरूरत होगी, जिससे हम इजीली मलेरियल पैरासाइट को डिटेक्ट कर पाएंगे। अब आरबीसी ज़्यादा होगा तभी हमें पता चलेगा कि वाकई में पर्सन को मलेरिया है या नहीं है। तो जनरली आपको ध्यान रखना है, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, उसकी थिक ब्लड स्मेयर बनानी है। थिक ब्लड स्मेयर बनाने के बाद में जिमिसा स्टेनिंग करना है, जिसमें कि ज़्यादा नंबर ऑफ आरबीसी चाहिए और वो इजीली डिटेक्ट कर पाएंगी पैरासाइट मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मोडियम जो भी, उसको डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होंगी। होगा क्या, पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन, पीबीएफ, पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन पीबीएफ क्या है, तो इट इज़ ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं। एक तो थिक ब्लड फिल्म बनेगी, एक थिन ब्लड फिल्म बनेगी। अब क्या होती है थिक ब्लड फिल्म, a large drop of blood is taken on the center of the slide and with the help of needle of the slide corner spread the drop of half inch square area and dry it। यानी कि एक आपको बड़ी ब्लड की ड्रॉप लेनी है, उसको कांच की किसी स्लाइड पे डालना है, फिर उसको इंजेक्शन के थ्रू कॉर्नर्स में स्प्रेड करते हुए एक आधे इंच का स्क्वायर बनाना है, हाफ इंच शेप का एक स्क्वायर बनाना है, और उस स्क्वायर को क्या करना है, आपको सूखने के लिए रख देना है, ताकि उस पर क्या किया जा सके, माइक्रोस्कोप से उसकी एक एक चीज़ को ऑब्जर्व किया जाए। एक लार्ज ड्रॉप लिया आपने कांच की स्लाइड पे, थिक ब्लड फिल्म की बात करें, अब क्योंकि थिक है तो इसको इजीली स्प्रेड किया जा सकता है। स्प्रेड करने पर हम इसको हाफ इंच तक का एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू ऐसा करेंगे, हम उसको सुखाएंगे, फिर एक थिन ब्लड फिल्म बनाएंगे। थिन ब्लड फिल्म में क्या करेंगे, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड वन एज ऑफ द स्लाइड एंड स्प्रेड विथ बाई अनदर ग्लास स्लाइड एंड द स्मेयर शुड बी एग्जामाइंड, शुड बी स्मूथ एंड टंक शेप। मतलब कि आपको एक ड्रॉप लेनी है जो कि किसी स्लाइड के कॉर्नर पे डालनी है, फिर दूसरी स्लाइड से उस स्लाइड के ऊपर रब करते हुए उसको दूसरी स्लाइड पे भी स्प्रेड करना है। दोनों स्लाइड पे स्प्रेड करने के बाद में आपको उनको सूखने रख देना है और उनको एक ट्रंक शेप में उसको एडजस्ट करना है, यानी ट्रंक शेप में उसको बना के उसको सूखने के लिए रख देना है। फिर करेंगे स्टेनिंग। बिफोर स्टेनिंग द ब्लड फिल्म इज फिक्स्ड विथ मिथाइल एल्कोहल फॉर हाफ टू 1 मिनट। अब स्लाइड तैयार करने के बाद में हम स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग करने से पहले हमें मिथाइल एल्कोहल में उसको मिक्स करना है और पड़े रहने देना है लमसम 1 से 2 मिनट, आधे से 1 मिनट तक, टू प्रिवेंट द हीमोलाइसिस, ताकि हम हीमोलाइसिस से बचा सकें। क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करती हैं, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, मिथाइल एल्कोहल डाल देंगे। दिस इज द स्टेनिंग इज पोर्ड इन द ब्लड फिल्म एंड ऑब्जर्व अंडर द 10x एंड 40x माइक्रोस्कोप। अब इसको क्या किया जाएगा कि थिन ब्लड फिल्म में इसको पोर किया जाएगा, डाला जाएगा, और उसके बाद उसको 10x ब्लड फिल्म में डालने के बाद उसको 10x और 40x के माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा जाएगा। यानी हमने जो फिल्म तैयार की उसको हीमोलाइसिस से प्रिवेंट करने के लिए, आरबीसी को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, मिथाइल एल्कोहल डाल के उसको रख देंगे। इसमें फिर हम क्या करेंगे कि जो स्टेनिंग है उसको हम थिन ब्लड फिल्म में डालेंगे और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। अब थिन ब्लड फिल्म स्लो मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल एंड थिक ब्लड इज फ्यूज टू डिटेक्ट मलेरियल पैरासाइट। यानी थिन ब्लड फिल्म क्या करेगी कि जो ब्लड का मॉर्फोलॉजी है
वो मतलब स्टडी करने में यूज़ होती है थिन ब्लड स्मेयर, और थिक ब्लड स्मेयर होती है मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए। मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए एक्चुअली थिक फिल्म डिटेक्ट होती है, और आरबीसी की स्टडी या आरबीसी की मॉर्फोलॉजी देखने के लिए हम थिन ब्लड फिल्म का यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन ईजी है इसका। प्रिवेंशन में हम जनरली क्या करेंगे कि एक तो क्लोरेमफेनिकोल यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है। और इसमें मॉस्किटो बाइटिंग जो क्रीम्स आती हैं ओडोमास है, वो सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे। यूज्ड मॉस्किटो नेट एंड क्रीम, मॉस्किटो नेट्स हो गए, जाली यूज़ करेंगे, क्रीम लगाएंगे, कोइल्स का यूज़ करेंगे, डर्टी वाटर को रिमूव करेंगे, अगर कहीं पानी कलेक्ट है तो उसको यहाँ से हटाएंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, क्रीमेफिन या आप कह सकते हो क्विनिन या क्लोरोक्विनिन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे पर्सन का। ये ड्रग्स हैं जिनका नाम है क्रीमाफिन, क्विनिन और क्लोरोक्विनिन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।